आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसने अपने चाचा की वजह से हथियार उठाया था। आज की कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसने 10 या 20 नहीं पूरे 70 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी। आज कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसने एक साथ 27 लोगों को गोली मारकर परम धाम पहुंचा दिया था। आज कहानी है एक ऐसे डाकू की जिससे आम आदमी के साथ साथ पुलिस भी सबसे ज़्यादा खौफ खाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 युग सम्राट रमेश सिकरवार की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रमेश सिकरवार की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने खुद की ज़मीन अपने चाचा के कब्जे से छुड़ाने के लिए चाचा का सीना गोलियों से छलनी कर दिया और सर पर कफन बांधकर चंबल के बीहड़ में बंदूक थाम कर बागी बन गया था। एक दशक तक चंबल की घाटियों में बागी बनकर उसने समय गुजारा। फिर एक दिन पिता के कहने पर उसने सरकार के सामने पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ये वीडियो शुरू करने से पहले केवल आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बागी बीहड़ के नाम से बदनाम चंबल का नाम सुनते ही लोगों के हलक सूख जाते थे। एक वक्त था जब बंदूक की ठाएं ठाएं सुनकर लोग अंदर तक कांप जाते थे, पर वक्त के साथ साथ डकैतों की मन की कड़वाहट भी कम होती गई और एक एक कर सैकड़ों डकैतों ने अहिंसा के रास्ते पर चलने का फैसला किया और प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। यही वजह है कि जिन डकैतों का नाम सुनकर लोग कभी खौफजदा हो जाते थे, वही डाकू अब आज आम जिंदगी जी रहे हैं। रमेश सिकरवार का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला के कहारल तहसील के लहरोनी गांव में हुआ था। तब श्योपुर जिला मुरैना का हिस्सा था। पिता एक छोटे से किसान थे। आए दिन घर में विवाद होता रहता था। इसके पीछे की वजह थी दरअसल जमीन को लेकर रमेश के पिता और चाचा के बीच विवाद होता रहता था। रमेश सिकरवार की जमीन पर उनके ही सगे चाचा ने दबंगाई से कब्जा कर लिया था। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त रमेश कक्षा 7 की पढ़ाई कर रहे थे। पिता ने भाई से जमीन वापस लेने के लिए भाई से खूब मिन्नतें की, समाज और रिश्तेदारों का भी सहारा लिया, लेकिन उनके भाई ने उन्हें जमीन का 1 इंच देने से भी मना कर दिया। अपने पिता के साथ हुई इस नाइंसाफी को बचपन में देखने वाले रमेश ने जब होश संभाला तो अपनी जमीन को वापस लेने की ठानी। जिसके बाद जमीन के लिए शुरू हुई जंग को रमेश सिकरवार ने अपने चाचा को मौत के घाट उतारते हुए अंजाम तक पहुंचाया। ये बात लगभग 1976 के दौरान की है। चाचा की हत्या के बाद रमेश अपने घर वापस नहीं लौटा, बल्कि बंदूक थाम कर बागी का टीका अपने माथे पर लगाकर चंबल के बीहड़ों में डकैत बन गया। धीरे धीरे उसके गैंग में सदस्य जुड़ने लगे। उस वक्त उनकी गैंग में लगभग 30 से 40 सदस्य थे। अब धीरे धीरे शिवपुरी सहित चंबल इलाके में रमेश का नाम गूंजने लगा था। रमेश का खौफ ऐसा था कि खुद खौफ भी उससे खौफ खाता था। लूट, डकैती, अपहरण जैसी वारदातें अब इस इलाके में तेजी के साथ बढ़ने लगी थीं। अब रमेश का नाम पुलिस की डायरी के लिए आम हो चुका था। हर दूसरे दिन कोई न कोई वारदात के कारण रमेश सुर्खियों में छाया रहता था। फिर एक दिन एक क्षेत्र में रमेश सिकरवार का गैंग रुका हुआ था और उस दिन किसी वजह से रमेश गैंग में नहीं था, वह कहीं चला गया था। तभी एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि रमेश सिकरवार का गैंग यहाँ रुका हुआ है। पुलिस ने सूचना मिलते ही गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही गैंग को पुलिस के न आने की सूचना मिली तो वहां से वह भागने लगा पूरा गैंग, लेकिन पुलिस की गोली से रमेश के गैंग का एक सदस्य मारा गया और सभी डाकू बच निकलने में कामयाब हो गए। जैसे ही रमेश को एक डाकू के मारे जाने की सूचना मिली, उसने 2 दिनों बाद पता कराया कि उस दिन गैंग की मुखबिरी पुलिस से किसने की थी। तभी पता चला कि एक मारवाड़ी था जिसने डाकुओं की मुखबिरी की थी। पुलिस की घेराबंदी के बावजूद रमेश उस मारवाड़ी के गांव पहुंचा और उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हुआ यूं कि रमेश सिकरवार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उस व्यक्ति के परिवार के सभी लोगों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा कराया और सभी को गोली मार दी। इस नरसंहार कांड में 1 या 2 नहीं बल्कि 27 लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग घायल हुए। फिर रमेश ने ऐलानिया रूप से गांव में चिल्लाकर कहा कि जो भी हमारी मुखबिरी पुलिस से करेगा तो समझ लेना यही हाल होगा। इस क्रूरता के बाद मुखबिरों की संख्या तो बिल्कुल कम हो गई। इस वारदात के बाद एक बात तो बिल्कुल था कि रमेश सिकरवार का नाम मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गूंजा था। चारों ओर इस गैंग के नाम से हाहाकार मची हुई थी। हमारे पिताजी को यहाँ से
जमीन से बेदखल कर दिए गाँव से। हमारे तो चाचा थे, वो किसी की सुनते नहीं थे, गाँव वाले बात नहीं मानते थे। कई बार प्रयास किए, गाँव वाले इकट्ठे हुए, समझाया, नहीं माना तो अपने पिताजी को मारने को तलवार लेकर तैयार हो, दोनों गाँव छोड़ दिए। तो चाचा बोले ठीक है बेटा, तुम लोग भगवती का नाम और उनको नियम पर चलना, हाथ में लो बंदी को मारो सालों। तो नहीं मानते, उनको इसको मारना पड़ा। मारने का जी मारना पड़ने से बाद फिर बागी बनना ही पड़ा। 30-32 लोग थे गैंग में, तो सभी लोग वो जमीन के विवाद में बागी बने थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था वैसी बने। 84 में 1987 अपने अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। हत्या से इन डाकुओं को चाहे कोई दिक्कत हो न हो, लेकिन शराब और लड़कीबाजी से ये डाकू हमेशा कोसों दूर रहता था। गैंग का सरगना रमेश सिकरवार लड़कीबाजी और शराब से बहुत दूर दूर तक रहना चाहता था। एक दिन हुआ यूं कि रमेश के गैंग के 2 लोग पास की एक लड़की को गैंग के कैंप में ले आए और उसके साथ गलत काम किया। इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही रमेश पहुंचा तो उसने लड़की के बारे में पूछा। दूसरे डाकू प्रभु ने बताया कि ये 2 लोग लड़की को यहाँ लाए हैं। जैसे ही रमेश ने यह बात सुनी, उसने तुरंत प्रभु को उन दोनों डाकुओं को गोली मारने का आदेश दे दिया और प्रभु ने रमेश का आदेश सुनते ही दोनों डाकुओं को परम धाम पहुंचा दिया और उस लड़की को ससम्मान उसके घर तक पहुंचाया। अब यह गैंग अपहरण कर फिरौती लेने पर ज़्यादा ध्यान रखता था। आए दिन क्षेत्र में अपहरण हुआ करते थे। बसों को लूटना, फिरौती के लिए कत्ल करना, ये सब अब आम बात हो चुकी थी। रमेश सिकरवार ने अपने 10 जीवन में 250 से ज़्यादा डकैती की वारदात और 70 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की हैं। करीब 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त रमेश ने चंबल में बागी बनकर बीहड़ों की खाक छानता रहा। साल 1984 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बागियों के आत्मसमर्पण कराने का एक अभियान चलाया था। तब रमेश सिकरवार के पिता ने भी उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। पिता की बात मानते हुए रमेश ने 27 अक्टूबर 1984 को 18 शर्तों के साथ अपनी पूरी गैंग के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां उन्होंने मुरैना की सबलगढ़ जेल में अपनी सजा काटी। आत्मसमर्पण करने के बदले रमेश को जमीन, लाइसेंसी हथियार सहित कई चीजें दी गई। हालांकि आत्मसमर्पण के कई सालों बाद एक बार फिर से साल 2012 में रमेश सिकरवार ने मुरैना जिले के 2 लोगों की जमीनी विवाद में हत्या कर दी और लगभग 10 महीने तक वह फरार रहा। इस दौरान एकता परिषद के संपर्क में आने के बाद उसने दूसरी बार समर्पण कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 2013 में उसे इस डबल मर्डर केस में बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद वो आदिवासियों के लिए काम करने वाली समाजसेवी संस्था एकता परिषद से जुड़ गए और यहीं से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया और वो गरीब आदिवासियों की मदद करने लगे। और आज भी वह अपने गांव में खेती किसानी के साथ साथ समाज सेवा का काम करते हैं। खैर, आप पूर्व डाकू रमेश सिंह सिकरवार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।